नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी कथा साहित्य के विशिष्ट कथाकार हैं। विशिष्ट इन संदर्भों में कि उन्होंने अंचल के जीवन के यथार्थ को अपने कथा फलक पे उभारने का कार्य किया। 1954 में उनका पहला उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित होता है, जिसमें उन्होंने स्वयं ही यह घोषणा की कि यह है मैला आंचल। इसके पहले साहित्य जगत को उनकी कृतियां देखने को नहीं मिली थी। 1952-53 के आसपास उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ और उन कहानियों का स्वर भी आंचलिक कहने से ये आशय है कि उस अंचल के यथार्थ को रेणु अपने कथा में बोली, बानी, रंग, रूप, वेश, भाषा, गंध के साथ जीवंत करते हैं। मैला आंचल में उन्होंने लिखा है, भूमिका में ही लिखा है कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, मैं किसी से भी दामन बचा के नहीं निकल पाया। तो फूल भी हैं और सूल भी हैं कहने का आशय यह है कि ज़िंदगी की अच्छाइयाँ भी हैं और ज़िंदगी की कुरूपताएँ भी हैं, जो हमारे ज़िंदगी का अभिन्न अंग होती हैं। वो सारी चीज़ें उनके कथा साहित्य में मौजूद हों, चाहे हम उनकी कहानी तीसरी कसम लें। इसके अलावा भी उनकी जो कहानियाँ चर्चित रही हैं उनमें पंचलाइट हैं, लाल पान की बेगम हैं, शंबदिया हैं, रसप्रिया है। इन कहानियों का स्वर मूल रूप से लोक है। लोक के जीवन के व्यापक संदर्भों को रेणु ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तीसरी कसम रेणु की एक ऐसी कहानी है जो आदर्श प्रेम की कथा है। आदर्श प्रेम पर कथानक बुना गया है और इस कहानी का नायक है हीरामन और नायिका है हीराबाई। कहानी पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कहानी पर हिंदी सिनेमा जगत ने एक फिल्म भी बनाई, तीसरी कसम, लेकिन दोनों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। जो प्रभाव कहानी के पाठक के मन में पड़ता है वह तमाम सिनेमाई उपकरणों के प्रयोग के बाद भी सिनेमा देखने पर वह प्रभाव निर्मित नहीं होता हमारे मन में। मानव मन के अंतस्थ को रेणु बड़ी ही सहजता से प्रस्तुत करते हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वह है रेणु के कथा साहित्य की भाषा। भाषा के माध्यम से वो तमाम प्रकार के बिंबों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ध्वनि बिंब भी हैं, संगीतात्मक बिंब भी हैं, गंध भी हैं और पूरे परिवेश का चित्रण भी है। परिवेश के चित्रण के साथ साथ रेणु ने लोक जीवन में जो परंपराएं हैं उनको भी प्रस्तुत करने का कार्य किया है। कहानी के आरंभ में रेणु ने लिखा है, पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ। ये कहानी की आरंभिक पंक्तियां हैं जो यह संकेत दे देती हैं कि जो ये हमारे कहानी का नायक है उसके मन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक राग भाव उत्पन्न हो रहा है।
और ये राग भाव कहानी में अंत तक बना रहता है। जिस समय ये हीरामन के मन में ये गुदगुदी उठती है, उस समय वह अपनी गाड़ी पर हीराबाई को लेके जा रहा होता है। रेणु ने इस कहानी में इतना कहने के बाद नायक के जीवन के बारे में बताया है, और नायक का विवाह बचपन में ही हो गया था और द्विरागमन से पहले ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका होता है और वो स्वयं अपनी पत्नी को नहीं देख पाता। गाड़ी चलाते हुए हीरामन अपने पुराने अनुभवों को याद करता है और फिर वह पहुंच आता है। कंपनी के लोगों को लेके जा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि कहानी में उसकी गाड़ी में एक जनाना बैठी हुई है। गंध, रूप, रंग से वह यह अनुभव करता है कि जो है उसकी गाड़ी में कौन बैठा है। भैया संवाद होता है, उदाहरण, भैया तुम्हारा क्या नाम है? हीरामन। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैलों के कान खड़े हो गए, परखते हैं। उसके पश्चात वो कहता है, मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। ये रेणु की भाषा की विशेषता है, जो मुस्कुराहट की खुशबू को भी कथा फलक पे लाते हैं। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा भी नाम हीरा है। यहाँ रेणु मीता शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मित्र। हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम पे फर्क है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। नायक नायिका के नाम में भी कॉमन शब्द है हीरामन और हीराबाई। आगे जिस प्रेम की भावना का चित्रण करते हैं, हीरामन ने आँखों की कनखियों से देखा, उसकी सवारी मीता हीराबाई की आँखें गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बट उठती है, सारी देह सिरसिरा उठती है। ये शब्दों के माध्यम से गहन भावों को प्रस्तुत करना कथाकार की विशेषता है और रेणु के कथा भाषा की भी विशेषता है। बैल को मारना हीराबाई को बुरा लगता है। आगे कहानी में होता यह है कि हीरामन नायिका को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। नायिका एक नाच कंपनी में है और वह आग्रह करती है हीरामन से कि वह उसका नाच देखने जरूर आए। नायक पहुंचता है। ग्रामीण सहज मन होता है। वो नायिका के बारे में कुछ भी शब्द सुनकर प्रतिकार करता है और फिर बाद में मार पिटाई भी होती है। लेकिन नियति क्या है कि हीरामन और हीराबाई की कहानी का अंत एक दुखद मोड़ पे होता है, जब हीराबाई को दूसरी कंपनी वाले लेके चले जाते हैं। अंत में गाड़ी जब जाती है हीराबाई को लेके, तो आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफार्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। यह कहानी की मूल संवेदना है। शब्दों के माध्यम से सब कुछ खालीपन, जो कभी अपना हुआ ही नहीं, उसे मन ही मन अपने अंतर मन में जगह दे देना, ये लोक मन की विशेषता है। लोक के लोगों के उदार हृदय में ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और इसी उदारता को रेणु ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। और रेणु की इसी कहानी में नहीं, ग्राम्य मन की उदारता उनकी सभी कहानियों में देखने को मिलती है, उनके पूरे समग्र कथा साहित्य में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण मन, लोक मन
जितना जल्दी उग्र होता है उतना ही जल्दी उसका मन निर्मल स्वच्छ भी हो जाता है, मन में कोई मैल नहीं रहता। हम रेणु के अन्य कहानियों के किसी भी पात्र को ले लें, चाहे वो बालदेव के संदर्भ में हो, चाहे लालपान की बेगम की नायिका के संदर्भ में हो, चाहे रसप्रिया के संबंध में हो, चाहे ठेस कहानी के श्रीचरण के संदर्भ में हो, सब में एक केंद्रीय संवेदना ये है कि बहुत ही भावुक मन को, बहुत ही भावुक हृदय को रेणु अपनी कथा में स्थान देते हैं, अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रस्तुति में जो सबसे सहायक तत्व है वह है रेणु की उपन्यासों और कथा साहित्य की भाषा। रेणु की भाषा ये उनके जीवनानुभवों से आती है, क्योंकि रेणु उस जीवन को, उस परिवेश को बचपन से जी रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, रह रहे थे और उसी को कह रहे थे, और उसी को कह के उन्होंने अपने कथा साहित्य का गहना बना दिया। धन्यवाद।